आज का क्लास हमारा चलेगा मानव श्वसन तंत्र में, जीव विज्ञान से है। 10वां क्लास का। ऐसे 9वां क्लास में भी श्वसन तंत्र है, उसमें थोड़ा सा दिया है ना। और इस 10वां में भी है। चैप्टर का नाम है श्वसन। चैप्टर का नाम श्वसन, अध्याय 2 है। और उसका हम एक पॉइंट लेकर भी चल रहे हैं, मानव श्वसन तंत्र। ऐसे यह दीर्घोत्तरी का कहलाता है सवाल, और इसमें से तुमको जो भी सवाल पूछेगा तुम लोग अपना जवाब दे देना। फिगर के माध्यम से तुम लोग को हमसे जैसा फिगर बनेगा समझाने के लिए हम वैसा बना दे रहे हैं। सबसे पहले श्वसन जो है वह हमारे नाक से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? नाक से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? नाक से। नाक के नीचे में जो मुंह वगैरह होता है, ये नाक से, नाक और मुंह का तुम लोगों ने देखा होगा, इससे पहले बता चुके हैं कि नाक और मुंह दोनों एक जगह आके मिल जाता है, ठीक ना। ये दोनों आकर के नीचे यहाँ नाक का जो नली है, हम सिर्फ श्वसन नली के बारे में बात करेंगे। श्वास नली या ट्रैकिया इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्वास नली या ट्रैकिया। यही नीचे आकर के फेफड़ा से जुड़ जाता है। कहाँ जुड़ जाता है? फेफड़ा से। ये 2 भाग इससे निकलता है। दिमाग खराब है तुम लोग का। इसमें जो है फेफड़ा दोनों साइड से अटैच रहता है। 2 फेफड़ा होता है मनुष्य के पास। एक फेफड़ा इधर से और एक फेफड़ा इधर, यानी दायां बायां 2 फेफड़ा दोनों साइड रहता है, ठीक है। और ये पाइप से इसमें जुड़ा रहता है। तो इसको हम इस नाक में जो हम लोगों को छेद है इसको कहते हैं नासिका छिद्र। क्या कहते हैं? नासिका छिद्र। श्वसन शुरू होता है कहाँ से? नासिका छिद्र से। अगर यह छिद्र बंद हो जाए तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है मुंह से, लेकिन वह हानिकारक है, इसलिए नहीं ले सकते, ठीक है ना। नाक बंद हो जाएगा तो उसके बाद कौन सा ऑप्शन बचता है? मुंह का। मुंह का ऑप्शन है, लेकिन मुंह से सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि मुंह में गंदगी वगैरह, जो हवा में धूलकण वगैरह सब तैर रहा है, वह भी हमारे भीतर चला जाएगा। और जब हम मुंह से सांस लेंगे तो वह फेफड़ा में ना जा करके हाथ वगैरह में भी जा सकता है, क्योंकि मुंह से जाने वाला जो द्वार है, हमारा जो मस्तिष्क है वह सोचता है कि मुंह अगर चल रहा है तो उसमें भोजन ही आएगा, इसलिए वह कंफ्यूज हो जाता है। तो मुंह से सांस लेना हम लोग के लिए उचित नहीं है, हानिकारक है। हम लोग जब नाक से सांस लेते हैं तो यह नाक से हवा श्वास नली या ट्रैकिया होते हुए वह फेफड़ा में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? और यहीं पर हम लोगों का स्वर यंत्र या लैरिंग्स है, इसे सीटी के आकार। स्वर यंत्र या लैरिंग्स, यहाँ पर देखोगे गला के पास, इसको जब हम छूते हैं तो यहाँ पर झनझन का आवाज होता है। बोलोगे तो यहाँ झनझन झनझन करता है, क्योंकि यहीं पर वायु टकराती है और यहीं से स्वर फूटता है और आगे जाकर के जीभ, तालु, मूर्धा वगैरह से अटैच होकर के उच्चारण स्पष्ट होता है। लेकिन स्वर उत्पन्न होता है लैरिंग्स में आकर के, इसलिए म्यूजिक में तुम लोग सुना होगा लैरिक्स, सुना है? लैरिक्स जो है यह लैरिंग्स से ही बना है, यह स्वर तंत्र है ना। ये स्वर तंत्र हमारे लैरिंग्स में उत्पन्न होता है, इसलिए इसको लैरिंग्स या स्वर तंत्र भी कहते हैं। स्वर यंत्र को हो चाहे लैरिंग्स को, अंग्रेजी में इसको लैरिंग्स बोला जाता है। इसके बाद यहाँ से चले आओ श्वास नली। कहाँ चले आते हैं? श्वास नली। ये पाइप जो है यह श्वास नली होकर के ये हमारे नीचे आ जाता है फेफड़ा में आके। कहाँ चलाता है? फेफड़ा में।
श्वास नली से कहाँ आ गया ये? फेफड़ा में। फेफड़ा का काम है हवा जो लिया है उसमें से ऑक्सीजन को छान करके रख लेना, और बाकी जो शेष बच गया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको शरीर से कोशिका से बाहर कर देना। इसी क्रिया को ये दोनों क्रिया प्रश्वास और उच्छ्वास कहलाता है, और जब दोनों मिल जाता है तो इसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेना लिए कहलाता है प्रश्वास। क्या कहलाता है? और जो हम CO2 छोड़ते हैं उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वास अगर दोनों को मिला दे तो दोनों मिल के बन जाता है श्वासोच्छ्वास। क्या बन जाता है? श्वासोच्छ्वास। क्या बन जाता है? श्वासोच्छ्वास बन जाता है। समझ में आ गया? तो ये प्रश्वास और श्वासोच्छ्वास मिल करके उच्छ्वास मिल, क्या मिल करके? उच्छ्वास मिलकर क्या बन जाता है? श्वासोच्छ्वास बन जाता है। यानी ऑक्सीजन का लेना क्या है? प्रश्वास, और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना उच्छ्वास। और जब भी यह क्रिया होगी तो दोनों साथ होता, दोनों साथ रहता। उधर रहो। क्या होता है? दोनों साथ होता है, इसलिए दोनों मिलकर के क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। समझ में आ गया? दोनों मिलकर क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। तो इस प्रकार से नासिका छिद्र होते हुए, स्वर लैरिंक्स होते हुए, श्वास नली होते हुए ये चलाया फेफड़ा में। फेफड़ा में भी कई भाग हैं, ब्रोंकिल्स है, ब्रोंकियोल्स है ना। ये सभी फेफड़ा में मौजूद जो हवा हम लोग लेते हैं उससे ऑक्सीजन को छानने का काम करता है। फेफड़ा में जो ब्रोंकिल्स और ब्रोंकियोल्स है ये क्या करता है? ऑक्सीजन को छानने का काम करता है। नासिका वेश्म के अंदर ग्रसनी और कंठ द्वार के समीप खुलता है। ये कहाँ खुल रहा है? देखो, ये नासिका हुआ, ये कहाँ में खुल रहा है? ग्रसनी या कंठ द्वार। कहाँ खुल रहा है? ग्रसनी या कंठ द्वार। इसके ऊपर में यहीं पर हम लोग जो भोजन करते हैं तो भी यहीं आता है, और सांस जो लेते हैं तो भी इसी पाइप से नीचे फेफड़ा में जाएगा। लेकिन दोनों में फर्क है। यहाँ पर तुम लोग जो देख रहे हो स्वरतंत्र या लैरिंक्स, यहीं पर एगो ऐसी संरचना होता है जिसको एप्टोग्लोटिस कहते हैं। वह जो है ढक्कन का काम करता है। जब हम भोजन करते हैं तो वह ढक्कन खुल जाता है, भोजन नली से होते हुए नीचे पहुंच जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ढक्कन उधर लगा रहता है भोजन नली पर, जिसको हम ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास मना होता है निगलना। तो निगलते हैं जिस नली से उसको ग्रास नली कहते हैं। तो भोजन जब नहीं करते हैं तो वह ढक्कन लगा रहता है। अब कहो सर वो ढक्कन नहीं रहेगा तो क्या होगा? सोओगे, डिब्बा का ढक्कन खोल के घोल्टा दोगे तो क्या होगा? उससे निकल जाएगा जो सामान उसमें रखे हो। उसी तरह से अगर मनुष्य के शरीर में भी वह एप्टोग्लोटिस नहीं रहे ढक्कन तो क्या होगा? हम जब सोएंगे ना तो भोजन बस सब अपने अपने नाक से मुंह से बाहर निकल जाए। कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम सोते हैं और हमारा पचा हुआ भोजन हमारे नाक मुंह में चला आता है। अचानक नींद से जागते हैं, लगता है कोई जैसे थथा दाब दिया, नाक मुंह दिया, प्राण जाने लगता है। अचानक उठते हैं धड़पड़ा करके और खांसना शुरू करते हैं, क्योंकि खाना जो था वो रिटर्निंग हो जाता है। ऐसा तब होता है जब पेट में चाली वगैरह सब हो जाता है, कृमि जिसको बोलते हो किताबी भाषा में। उसके लिए हम लोग दवा खाते हैं तब 6 महीना में या साल भर में एक बार, जिसका नाम है एल्बेंडाजोल। क्या नाम है? एल्बेंडाजोल, कृमि का दवा है। इस प्रकार से श्वास नली देख रहे हो। यहाँ पर श्वास नली का हम लोग सिर्फ श्वसन देख रहे हैं, श्वसन चैप्टर में। तो यहाँ पर हम सिर्फ श्वसन की बात करेंगे। लैरिंक्स से होते हुए लैरिंक्स से होते हुए या स्वरतंत्र या लैरिंक्स होते हुए श्वास नली ट्रैकिया में जा करके खुल जाता है। कहाँ खुल जाता है? ये जो देख रहे हो कटिंग, यही है श्वास नली या ट्रैकिया।
क्या है यह? श्वास नली या ट्रेकिया। और यही ट्रेकिया पाया जाता है तितली वगैरह में, टिड्डी में, इतने वो चीज, उसमें फेफड़ा नहीं रहता है। ठीक है ना? अगर देखोगे तितली सबको तुम लोग देखबे किया होगा, उसका जो पिछला हिस्सा होता है ना, यही उसका शाखित भाग जो है, इस शाखित भाग ही उसका ऑक्सीजन लेने का काम करता है। और उसी के शरीर के ऊपरे में रोम छिद्र होता है। जैसे हम लोग को रोम छिद्र है तो उसको वात छिद्र होता है। जैसे पत्ता में तुम लोग पढ़ा होगा, पत्ता जो श्वसन करता है उसके लिए क्या होता है? रोम छिद्र या वात रंध्र कहते हैं उसको। उसी तरह से इसके शरीर पर भी वात रंध्र होता है, इसको नोक नहीं होता है। ठीक है ना? इसको क्या होता है तब? इसके शरीर पर ही वात रंध्र होता है, इधर से हवा लेता है और फिर इधर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। इसलिए तुम लोग देखा होगा तितली सब जब बैठती है तो उसका पिछला पुछड़ी जो है वो फुक 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 करते रहता है। वो ऑक्सीजन को ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है। हम लोग जो सांस लेते हैं तो हम लोग का फेफड़ा ऊपर नीचे करता है, इसलिए छाती में धड़कन होता है, छाती धड़कता है। और यहाँ पर नस देखोगे तो ब्लड सर्कुलेशन का है, नस में ब्लड चलता है, तो यहाँ से हम लोग खून के धड़कन को देखते हैं। डॉक्टर सब जो चेक करता है तो फेफड़ा में कभी कभी सर्दी खोखी हो जाता है, खांसी, तो कफ बनने लगता है शरीर में। अब जब वो कफ होता है ना तो उस सांस को ठीक से चलने नहीं देता, वो इसी ट्रेकिया में आके जमा हो जाता है। ये म्यूकस है, ये म्यूकस के टाइप से ये बगल में आके जमा हो जाता है। इसलिए हम लोग जब सांस लेते हैं ना, सांस लेने में दिक्कत होता है, क्योंकि जगह छोटा हो गया। फेफड़ा वगैरह में भी जाके वो सब बलगम जमा हो जाता है। अगर तुम उसका इलाज समय से नहीं करवाते हो तो वही आगे चल टीबी हो जाता है। क्या हो जाता है? यही कफ जब फेफड़ा में जम जाता है तो वही किसका रूप ले लेता है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग। इसलिए भारत सरकार, बिहार सरकार सब प्रचार देती है, अगर खांसी 2 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है तो उसको तुरंत उसका जांच कराएं, बलगम की जांच कराएं, कहीं टीबी का तो लक्षण नहीं हो गया है। ऐसे साधारण खांसी वगैरह होता है तो वो आसानी से छूट जाता है, एक आध गो कफ सिरप दवा ववा खाओगे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा है, खोखी 1 से 2 सप्ताह से ज्यादा दिनों से हो रहा है खांसी, है ना, तो समझ जाओ वह टीबी का लक्षण है। उसको जल्द ही डॉक्टर से संपर्क करके दिखा लेना चाहिए। वो भयंकर जब रूप हो जाता है तब खांसी में हल्का फुल्का ब्लड तो ऐसे भी आ जाता है। जब जोर से खांसोगे ना तो इसी ट्रेकिया में जब खरोंच लग जाता है तो वहाँ से खून फेंकता है और वही कफ के द्वारा निकल जाता है। तो लोग को शंका हो जाता है कहीं टीबी तो नहीं हो गया। ठंडी में ऐसा सब होता है गर्मी, समझ गया? अगर कंटिन्यू निकल रहा है, जाए बार फेंक रहे तय बार बलगम के साथ खून आ रहा है, तब तो बिल्कुल टीबी का लक्षण है ना। टीबी का लक्षण होने का मेन कारण है खाना पीना पर ध्यान नहीं देना। मान लो बीमारे पड़े, इलाज नहीं करवाएंगे, इसी सब से टीबी हो जाता है। जब शरीर कमजोर होगा ना तो टीबी को कौन पूछे, 100 बीमारी घर कर दे। तो यहाँ से ये क्या हो गया, स्वतंत्र ग्लैरिंग्स होते हुए ट्रेकिया से आते हुए ये कहाँ चला आया? फेफड़ा में। फेफड़ा में भी कई तरह के बटे हुए, हम लोग जैसे फेफड़ा से सांस लेते हैं, इसी तरह मेमेलिया वर्ग के जितने भी जंतु हैं वह भी फेफड़ा से ही सांस लेते हैं। अब कहो सर मेमेलिया वर्ग के जंतु को कैसे पहचानेंगे? मेमेलिया वर्ग के जंतुओं की पहचान है, साधारण पहचान बता देते हैं। ऐसा जीव जो अपने बच्चे को स्तनपान कराती हो। मेमेलिया अंग्रेजी में होता है, उसका हिंदी होता है स्तनपायी। क्या होता है? स्तनपायी। स्तनपायी मतलब होता है दूध पिलाने वाला स्तन। उससे जो जीव अपने बच्चा को दूध पिलाता है वो सब फेफड़ा से ही सांस लेगा। जैसे में कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, जितना भी जीव तुम, हाथी, हथनी वगैरह जो भी है, जिसका बच्चा अपने माँ का स्तनपान करता है, दूध पीता है, वो सब किससे सांस लेगा? फेफड़ा से सांस लेगा। अब कहो सर तो ये बीज कहाँ से आया? ये बीज भी तो फेफड़ा से ही सांस लेता है। ये बीज पर तुम लोगों ने पढ़ा, कर मंजन ले ले, खुला करके ओकरे मुंह फेंक दे। इसके बाद
हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग फेफड़ा सांस लेते हैं, और पक्षी भी इसी वर्ग में आता है, वो लोग भी फेफड़ा से ही सांस लेता है। इसलिए एबीज वर्ग, एबीज माने पक्षी, पक्षी, yes. एबीज का हिंदी क्या होता है? पक्षी। पक्षी। 9th क्लास में जीव जंतुओं को कई वर्गों में बांटा गया, उपसंग, वर्टिब्रेटा, थैलोफाइटा वगैरह। पौधा को भी बहुत प्रजातियों में बांटा है। अध्ययन के ख्याल से अध्ययन करने में आसानी हो, इसके लिए सब जीव को, जंतु को, पेड़ पौधा को भी कई विभागों में, वर्ग में बांट दिया है। एम्फीबिया जीव है ना, मेमेलिया वर्ग, एबीज वर्ग, रेप्टिलिया, ढेर तरह का जीव वर्गीकरण किया गया है ना। तो उन सभी में अध्ययन के दृष्टि से, तो हम लोग कौन जीव में आते हैं? मेमेलिया में आते हैं। मनुष्य किस में आएगा? मेमेलिया। मेमेलिया का हिंदी स्तनपाई, जो स्तन से अपने बच्चे को दूध पिलाएगा। ऐसा जो भी जीव होगा वो सब फेफड़ा से सांस लेगा। और दूसरा वर्ग हो गया एबीज, अब पक्षी में जितना हो गया सब फेफड़ा से ही सांस लेता है। पक्षियों का शरीर हल्का होता है क्योंकि उसके शरीर में हवा भरी होती है, इसीलिए वह उड़ पाता है, समझ गए। और जो जितना बड़ा जीव होता है उसके डैना उतने बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। जैसे मैं गिद्ध को ले लूँ, चील को ले लूँ, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, वो हमेशा उड़ते रहता है, बहुत कम नीचे आता है। जब उसको भूख लगती है तब अपने शिकार के खोज में नीचे आता है, नहीं तो आसमान में वो चक्कर काटते रहते हैं, वैसे नीचे नहीं आता, समझ गया। तो ऐसे सब जीव का डैना बड़ा मजबूत होता है क्योंकि यह जीव भारी भी होता है। गरुड़ को ले लो, है ना, उस सब का भी पंख जो है, शरीर भी भारी होता है और पंख भी बहुत बड़ा होता है, डैना मजबूत होता है। तो जितना भी एबीज वर्ग का जीव हुआ, मेमेलिया वर्ग का जीव हुआ, वो सब किससे सांस लेगा? फेफड़ा से ही सांस लेता है। ट्रेकिया करीब 11 सीएम लंबा होता है। जो ट्रेकिया है ये कितना सीएम लंबा होता है? 11 सीएम लगभग इसकी लंबाई होती है। और इसकी पूरी लंबाई, ट्रेकिया पतले दीवार की मजबूती के साथ इसमें पतला दीवार बना हुआ है, इसलिए हम लोग जब ज्यादा जोर से खांसते हैं, कभी कभी होता है लोग दम लगा के खांसता है कफ निकालने के लिए, उसी से उस ट्रेकिया में दीवार में खरोंच लग जाता है। खरोंच लगता है तो ब्लड निकल जाता है, तो हल्का फल्का कफ में ब्लड आ जाता है, खून आ जाता है। जहाँ पर यह विभाजित होता है होकर के यह 2 श्वसनियों में बट जाता है। यहाँ देखो ये 2 श्वसनी में बट गया, 2 भाग में, एगो इधर हो गया, एगो हो गया, बटा है 2 भागों में। एगो पाइप इधर आ गया, एक पाइप इधर, दोनों फेफड़ा में चला गया। इसको कहेंगे श्वसनी। क्या कहेंगे? श्वसनी। 2 श्वसनियों में बट जाता है। कितने श्वसनियों में? 2 श्वसनियों। और प्रत्येक श्वसनी, ये जितना श्वसनी देख रहे हो, ये प्रत्येक श्वसनी में ब्रोंकिल्स जैसी संरचना होती है। कौन सी जैसी? ब्रोंकिल्स। इसी में से ऐसा ढेरी जो है संरचना ऐसे ऐसे निकला रहता है, पूरे फेफड़ा में फैला होता है। इसको क्या कहेंगे? ब्रोंक्स। ब्रोंक्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ब्रोंक्स। और इसको जो जोड़ने वाला 2-3 को जो जोड़ है, इस जोड़ को ब्रोंकियोल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। समझ गया? क्या कहेंगे इसको? ब्रोंकियोल्स कहेंगे। इस प्रकार से नासिका श्वसनिकाओं तथा श्वसन तंत्र से होते हुए यह फेफड़ा के अंदर पहुंचता है। फेफड़ा में श्वसनिकाएं हैं, ये श्वसनी है, ये श्वसनी भी मिल करके आगे चल के श्वसनिकाएं बना लेती है। ठीक है, क्या बना लेता है? श्वसनिकाएं। ये ब्रोंकियोल्स इससे जुड़ा रहता है, अटैच, और पूरे फेफड़ा में रहता है, इन्हें के 2 पूरे फेफड़ा में ब्रोंक्स जुड़ा रहता है। श्वसनिका फिर पतली शाखाओं में बट जाती है। श्वसनिका क्या होती है आगे चल के? यही पतली पतली शाखा में बट जाती है। इसी में ब्रोंक्स जो है, इसी पतली पतली शाखा में ब्रोंक्स जुड़ा रहता है। ये आगे चल के पतली पतली शाखाओं में बट जाती है, जिसे वायु कोशिका या वाहिनिकाएं कहते हैं।
क्या कहते हैं? वायु कोशिका या वाहिनी। वाहिनिका है, इसी को वायु कोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कोश। यही जो देख रहे हो ये सब इसी में हवा भरा रहता है। क्या होता है ये? हवा भरा। हवा भरा रहता है, इसको वायु कोश कहेंगे। क्या कहेंगे? वायु कोश। वायु कोश। ये सब जो देख रहे हो इसको क्या कहेंगे? वायु कोश। वायु कोश। मतलब इसी में हवा भरा रहता है। अब यही जब फूलता है, सिकुड़ता है, तो फेफड़ा की भी आयतन में वृद्धि होती है और कमी होती है। जब सांस लेते हैं तो सब ब्रोंक्स में जा करके हवा भर जाता है, जिससे फेफड़ा का आकार बढ़ जाता है। और जब फिर हवा छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं नाक से होकर के, तो फिर फेफड़ा का आकार सिकुड़ जाता है। इसी को ये फैलना और सिकुड़ना है जो है, इसी के कारण हमारे छाती के आकार में वृद्धि होती है और कमी भी होती है। समझ गया? और इस सब के साथ होता है। चाइना वगैरह में जाओगे, वहाँ पर सुनने में आया है, हम तो गए नहीं है ना, जो हम कहेंगे हम गए हैं, वहाँ पर एकदम कहेगा सांस को ऐसे खींच के कहेगा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इस फेफड़ा में चले आओ। फेफड़ा जो है यह वक्ष गुहा में स्थित रहता है। कहाँ रहता है? फेफड़ा मनुष्य के वक्ष गुहा। वक्ष कहते हैं छाती को। वक्ष किसको कहते हैं? छाती को। छाती में ही फेफड़ा चिपका हुआ, और फेफड़ा जहाँ चिपका हुआ उसका नाम है डायाफ्राम। इस सब को मिला जुला के वक्ष कहेंगे। ये हमारा क्या है? छाती है। छाती को हिंदी के शुद्ध भाषा में कहा जाता है वक्ष। वक्ष स्थल। क्या कहा जाता है? वक्ष स्थल। तो यहाँ जो है ये दो फेफड़ा है, इसका रंग होता है स्पंजी टाइप का होता है। कैसा होता है? स्पॉन्ज। ऐसे स्पॉन्ज को हाथ में मचोड़ दो तो एक रत्ती का हो जाएगा, छोड़ोगे तो फिर सिकुड़ फैल जाता है। यही फेफड़ा में भी होता है। समझ गया? तो फेफड़ा को भी हम सिकुड़ा सकते हैं और फैला सकते हैं। जैसे सीट में जो स्पंज रहता है, सीट सब में देखा है ना, उसी तरह का यह फेफड़ा है। और तुम लोगों को प्रचार देखा होगा सिगरेट वाला में, निकोटीन पी करके जो एक महीना तक जो निकोटीन का सेवन, सिगरेट का सेवन करता है, उसके फेफड़ा को अगर निचोड़ा जाता है तो चाय के गिलास से 1 गिलास निकोटीन निकलता है। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो आदमी कितना दिन से सिगरेट पी रहा, अगर वह लंबे समय से सिगरेट का सेवन करता है तो उसके छाती में ज़्यादा से ज़्यादा निकोटीन जाके जमा हो जाता है और उसी को टीबी होने का खतरा ज़्यादा होता है। 10 वर्ष पहले समझ गया? इसी कारण से जो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, धूम्रपान, उसका नाम क्या है? धूम्र मने धुआं, पान मने पीना। स्मोकिंग को हिंदी में क्या बोला जाता है? धूम्रपान। धूम्रपान बोलते हैं ना। धूम्रपान मतलब धूम्र मने धुआं, पान मने पीना। जो धुआं पीता है, सिगरेट पीते हो तो क्या पीते हो? धुआं पीते हैं। धुआं को मुंह से खींचते हैं, उसी खींचने के क्रम में वह अंदर भी जाता है, फेफड़ा में जाएगा। वो फेफड़ा में जाएगा तो वहाँ धुआं के साथ निकोटीन भी जाएगा, और निकोटीन जाके सब फेफड़ा में जमा हो रहा है, वही फिर टीबी का रूप ले लेता है। बात समझ में आ गया? तो ये जो फेफड़ा है यह स्पंजी होता है, गुलाबी रंग का होता है और थैली नुमा रचना होता है। थैली माने बैग के जैसा। कैसा रहता है ये? बैग के जैसा। थैली अंग्रेजी में हम लोग बैग बोलते हैं, समझ में आ जाता है। थैली नहीं समझ आता ना, कलसी समझ आता है। थैली का मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ आ सकता है, दोनों तरफ से दीवार है, बीच में आ सकता है। तो यह भी दोनों तरफ से दीवार है, बीच में हवा भरा रहता है। समझ में आ गया? इसमें प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। ये जो इसमें देखोगे बहुत सारे आवरण होते हैं, ठीक ना? ये फेफड़ा के सुरक्षा के लिए क्या है ये? क्योंकि हमारा जो फेफड़ा है वह गुंबद में है, वक्ष गुहा के गुंबद डायाफ्राम में। उस डायाफ्राम में वो हड्डी है, और जब ये फैलेगा सिकुड़ेगा तो हड्डी से घर्षण होगा। हड्डी से घर्षण होगा तो फेफड़ा को नुकसान हो सकता है। इस नुकसान से बचाने के लिए फेफड़ा में मेम्ब्रेन का एक पतला झिल्ली रहता है। क्या रहता है? प्लूरल मेम्ब्रेन का एक पतला झिल्ली रहता है, जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराइटल प्लूरा। क्या कहेंगे? पैराइटल प्लूरा। और इसके बीच में म्यूकस भरा होता है। इसके बीच में क्या भरा हुआ है? म्यूकस भरा हुआ।
म्यूकस माने एक तरह से समझो जैसे गाड़ी का मोबिल होता है ना, उसके घर्षण को रोकता है, उसी तरह हमारे भीतर भी यह म्यूकस है जो हड्डी के बीच फेफड़ा के घर्षण को रोकता है। घर्षण नहीं होने देता है फेफड़ा और हड्डी के बीच। फेफड़ा और हड्डी में डायाफ्राम, उसके बीच फैलेगा सिकुड़ेगा तो घर्षण होगा ना उसमें, तो उस घर्षण को यह होने नहीं देता है। जो फेफड़ा के फैलने और सिकुड़ने पर घर्षण को कम करता है। इस म्यूकस का क्या काम है? फेफड़ा जो फैलेगा सिकुड़ेगा उसके घर्षण को वह कम कर देता है, रोकने का काम करता है। अब श्वसन क्रिया में चले आओ। इसी में श्वसन क्रिया अभी हम लोग जितना देखे इसमें देखे कि हम श्वास लेते हैं, फिर श्वास लेने के बाद वह विखंडित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिर बाहर भी निकलना होता है, क्योंकि हम लोग जो भोजन करते हैं उसका जब ऑक्सीकरण होता है C6H12O6 + 6O2 यानी ग्लूकोज, ये जो सांस लिए ऑक्सीजन, ये जब दोनों जाकर वहाँ अभिक्रिया करता है, मिलता है तो मिलाता है 6CO2 6H2O+ में ऊर्जा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाया तो वह हमारे फेफड़ा में होकर के श्वास देते हुए नाक से बाहर निकल जाता है। फिर H2O पानी जो है यह हमारे शरीर में नमी को बरकरार रखता है, शरीर में जो तापमान है उसको नियंत्रित करके रखता है। इसलिए हम लोगों को पानी एकदम नियंत्रित मात्रा में बार बार पीते रहना चाहिए समय समय पर, ताकि शरीर की जो गर्मी है वह नियंत्रित हो सके। तुम लोग अनुभव किया होगा जब शरीर में पानी की कमी ज़्यादा हो जाती है तो मन औल बौल करने लगता है, अकुलाने लगता है, और फिर एक गिलास पानी पी लो तो मन अस्थिर हो जाता है। इसलिए पानी की कमी हमारे शरीर में ना हो, इसके लिए समय समय पर हमको क्या करना चाहिए? पानी पीते रहना चाहिए। इसके बाद बना ऊर्जा। क्या बना? ऊर्जा। ऊर्जा का क्या होगा? ऊर्जा हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में काम में आ जाता है। हम लोग जो करते हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए, वह ऊर्जा यहीं से हमको प्राप्त होता है। तो ये श्वसन क्रिया का रासायनिक सूत्र भी तुम लोग को हो गया। हम लोग जो श्वसन करते हैं तो वह ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है, क्या बनता है, इसका भी तुमने पूरा बायोडाटा देख लिया। अगर पूछेगा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद क्या क्या बनता है, तो तुम इस समीकरण को अगर याद है तो तुम बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हो। 6CO2 6H2O और ऊर्जा बनता है। अगर पूछ दिया कितना भाग कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 6 भाग। कितना भाग जल बनता है, तो 6 भाग। ऊर्जा भी बनता है, तो हाँ। अगर मान लो दे दिया उपर्युक्त सभी, तो सब हो जाएगा। 3 गो ऑप्शन में सभी होगा। श्वसन क्रिया में क्या क्या बनता है, या ऑक्सीकरण जब होता है तो क्या क्या बनता है, तो सभी बनता है, परमाणु पूछ देता है ना। तो उसका भी जवाब दे देंगे। 6 भाग कार्बन का परमाणु हो गया, 12 भाग 6 दूनी 12 भाग ऑक्सीजन का परमाणु हुआ, 6 दूनी 12 भाग हाइड्रोजन के परमाणु, और 6 एका 6 भाग ऑक्सीजन का परमाणु। परमाणु पूछेगा तो उसका अगला वाला अंक लेना है, अणु पूछेगा तो पिछला वाला अंक लेगा, परमाणु की संख्या पूछेगा तो दोनों को गुना करके बता देंगे, हो गया परमाणु है। बात समझ में आ गया? क्योंकि किसी भी तत्व के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, सीधी सी बात। श्वसन क्रिया में अब चले आओ। श्वसन क्रिया, सांस लिए तो उसको हम क्या कह देते हैं? प्रश्वास। ऑक्सीजन लेते हैं, और लेने के बाद क्या क्या होता है हम लोग देखबे किए। ऑक्सीकरण के बाद क्या हुआ वो भी देख लिए। उसके बाद हम CO2 को छोड़ते हैं, इसको क्या कहेंगे? उच्छ्वास कहते हैं। और ये सभी दोनों मिलकर के क्या कहला जाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। हमारे इस सीना में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। कितना जोड़ी? 12। यानी 12 को पसली इधर होता है। पसली माने हड्डी, इस फेफड़ा के हड्डी को पसली बोला जाता है। इसको हम 12 को इधर और 12 को इधर, यानी 12-12 दोनों तरफ होता है। तो कितना हो गया? 24 पसलियां। जोड़ा में पूछेगा तो 12 जोड़ा, 12 जोड़ा मैंने 2, 12 दूनी 24 पसलियां हो गया। वक्ष गुहा के पश्च भाग में, ये जो वक्ष गुहा है छाती, इसके पश्च भाग में एक गुंबद के आकार की संरचना होती है। गुंबद माने गुंबज देखा है ना, मंदिर वगैरह का गुंबज, उसी के आकार। ये देख लो आधा गुंबज है। अगर इसको दोनों को सटा दो तो इस तरह की संरचना बनेगी। उसको बीचे बीच फाड़ दो, देखो ये फेफड़ा हुआ,
और दोनों को सटा देंगे तो गुंबद नहीं बन जाएगा। इसलिए कहा कि यह जो हमारे फेफड़ा में एक डायाफ्राम गुंबद के आकार की संरचना होती है, उसी के पीछे फेफड़ा चिपका हुआ रहता है। क्या होता है? फेफड़ा चिपका हुआ रहता है। वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। और यही डायाफ्राम जो है, ये जो इसका डायफ्राम है, क्या है? डायफ्राम। इसी के नीचे में यहाँ पेट है, यहाँ पर क्या है? हमारा एस्टोमेक है। इसके नीचे अगर ये डायाफ्राम नहीं रहेगा तो पेट और फेफड़ा दोनों एक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखो, यही फेफड़ा दिख रहा है। ऐसे अगर पेट को सिकुड़ा करके देखोगे तो यहाँ पर एगो हड्डी मिलेगा, यहाँ से है, देखो यहाँ से यहाँ तक। यही हड्डी है जो पेट को हमारे फेफड़ा से अलग करता है। डायफ्राम की पेशियों में भी संकुचन होता है, जिससे डायफ्राम कुछ नीचे दबकर चपटा हो जाता है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो यह भी नीचे दबता है और फैलता है। वक्ष गुहा का आयतन कब बढ़ता है? जब सांस लेंगे, और जब छोड़ेंगे तो क्या होगा? कम हो जाएगा। अंदर की पेशियों में संकुचन से भी वक्ष गुहा में फैलाव होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। सब कुछ समझ गया? उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास सब समझ गया? श्वास लेना प्रश्वास है, छोड़ना उच्छ्वास है, दोनों को मिला के दिए तो इसी को हम लोग डिटेल्स में प्रश्वास उच्छ्वास और को मिला देंगे तो वही श्वासोच्छ्वास कहलाएगा। अगर श्वासोच्छ्वास की परिभाषा पूछेगा तो कहेंगे हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा में जाता है, यह क्रिया प्रश्वास कहलाती है। और जब भीतर शरीर में ऑक्सीकरण होकर के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, वह जब हम नाक के माध्यम से फेफड़ा होते हुए नाक से बाहर निकाल देते हैं तो उसको हम उच्छ्वास कहते हैं। इस दोनों प्रक्रिया को मिला करके श्वासोच्छ्वास होता है। और यह दोनों प्रक्रिया हमेशा साथ होती है, अलग हो नहीं सकता। सांस लेंगे तो छोड़ेंगे ना, मरिए जाएंगे। सांस लेके रोक लो, कितना देर रोक सकते हो? सांस लिया, तुम्हारा मुंह मूंद देंगे, गायब हो जाओगे, दम टूट जाएगा। क्योंकि फेफड़ा जो है ना, ये जब तक फैलेगा सिकुड़ेगा नहीं तो इसको बड़ा समस्या हो जाएगा। ये फैल के हमेशा नहीं रह सकता, ये हमेशा फैलेगा और सिकुड़ेगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा, फट जाएगा। इसी तरह हार्ट अटैक भी आता है। हार्ट अटैक में क्या होता है? हृदय जो है ना, वो जो सिकुड़ता फैलता है, उस पर जोर जोर से रक्त धक्का मारने लगता है, जिसके कारण हार्ट फेल हो जाता है, मतलब उसका सिकुड़ना फैलना बंद हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक आ गया। लोग कहता है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में हार्ट अटैक, हार्ट माना दिल, अटैक माना झटका। समझ में आ गया? चलो, आज का यह क्लास यहीं पर संपन्न होता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव।